एक साल पहले रहस्यमयी चमकते हुए गोले दुनिया भर के आकाश में दिखाई दिए, सिवाय ध्रुवीय क्षेत्रों और रूस के कुछ इलाकों के। कई सरकारों ने इन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे वे और ज्यादा बढ़ने लगे। ड्रोन और उपग्रहों ने इन गोलों के नमूने लिए और यह तय किया गया कि जब तक उन्हें उकसाया न जाए वे खतरनाक नहीं है। इसलिए लोग अपनी जिंदगी पहले की तरह जीते रहे और इन गोलों को नजरअंदाज करने लगे। हवाई जहाज उड़ना बंद हो गए, इसलिए लोगों ने हवाई गुब्बारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक सुबह कोरिया में एक गोला दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सेना ने तुरंत उस इलाके को घेर लिया। एक सैनिक ने उस पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने गोलियां बदलकर एक बजूका का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी गोले को कोई नुकसान नहीं हुआ। अचानक वह गोला तेजी से चमकने लगा और एक तेज चीखने की आवाज गूंज उठी, जिसके साथ ही एक डरावना प्राणी बाहर निकल आया। 4 हफ्ते बाद सुंदरजन हाई स्कूल में मिस यूनियन ने घोषणा की कि कॉलेज में प्रवेश रद्द कर दिए गए हैं। फिर उन्होंने टीवी चालू किया, जहां रक्षा मंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। सरकार को एलियंस से लड़ने के लिए अधिक लोगों की जरूरत थी, इसलिए हाई स्कूल के सीनियर्स को वयस्कों के साथ भर्ती किया जाएगा। शिक्षा को अभी भी प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए सैन्य प्रशिक्षण कक्षाओं के बाद होगा और छात्रों को कॉलेज प्रवेश के लिए अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। यह सुनकर छात्र घबरा गए, लेकिन यूनियन ने समझाया कि किशोर केवल रिजर्व बल के रूप में प्रशिक्षित किए जाएंगे, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण सहमति फॉर्म सौंपा, जिस पर उनके माता पिता के हस्ताक्षर आवश्यक थे। यूनियन के कक्षा से बाहर जाते ही इल्हा ने येओंगहून को परेशान करना शुरू कर दिया। यह हर दिन होता था, इसलिए इस बार येओंगहून का धैर्य टूट गया और उसने इल्हा को मारना शुरू कर दिया। कक्षा में लड़ाई शुरू हो गई और काफी देर तक चलती रही, जब तक कि अन्य लड़कों ने हिम्मत जुटाकर उन्हें अलग नहीं किया। तभी सेना वहां पहुंच गई और प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित करने लगी। उस रात सभी छात्र अपने माता पिता के साथ इस प्रशिक्षण पर चर्चा करने लगे। कुछ छात्र अतिरिक्त क्रेडिट या अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए इसमें शामिल हुए, जबकि कुछ इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया। अगले दिन सुबह जब छात्र स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैनिक हर कोने की रक्षा कर रहे थे। यूनियन ने अपनी कक्षा का परिचय फर्स्ट लेफ्टिनेंट ली से करवाया, जो इस समूह का प्रभारी होगा। वह समझाते हैं कि नियमित कक्षाओं के बाद प्रशिक्षण होगा और कक्षा लीडर यूजन को सीनियर प्राइवेट नियुक्त करते हैं। वह चियोल से उनके माता पिता के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी लेने के लिए भी कहते हैं। ली यह खुलासा करते हैं कि एक पुरस्कार अंक प्रणाली होगी, 10 पुरस्कार अंक एक अतिरिक्त क्रेडिट के बराबर होंगे और 30 डिमेरिट से छुट्टी मिल जाएगी। छात्रों को उनके बैरक दिखाए जाते हैं, क्योंकि स्कूल के कुछ हिस्सों को सैन्य अड्डे में बदल दिया गया है। उन्हें असुविधाजनक बिस्तर दिए जाते हैं और बताया जाता है कि वे किसी भी गैर जरूरी चीज जैसे फोन और मेकअप से छुटकारा पा लें। इससे कुछ छात्रों को पहले ही भर्ती होने का पछतावा होने लगता है। अभी तक कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। फिर सभी बाहर जाते हैं ताकि हर छात्र को असली बंदूक दी जा सके। वे इसे वीडियो गेम के खिलौनों की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे सैनिकों को उन्हें डांटना पड़ता है और ये उन्हें याद दिलाते हैं कि अपने हथियारों की देखभाल करें, क्योंकि युद्ध के दौरान यही उनकी एकमात्र रक्षा होगी। छात्र बाकी दिन दौड़ने में बिताते हैं ताकि उनकी सहनशक्ति बढ़ सके। उस रात सभी अपने परिवारों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। कुछ कठिन परिश्रम की शिकायत करते हैं, जबकि अन्य अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा की उम्मीद जताते हैं। लड़के इल्हा के फोन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं जब उन्हें एक ऑनलाइन लीक हुआ वीडियो मिलता है, जिसमें कुछ सैनिकों को स्क्रीन के बाहर किसी चीज को मारते हुए दिखाया गया है। ली आकर उन्हें रोकते हैं और जब येओंगहून पढ़ाई के लिए दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करता है तो ली उसे याद दिलाते हैं कि व्यक्तिगत समय प्रतिबंधित है। गुस्से में येओंगहून शिकायत करता है कि इल्हा के पास फोन है और ली तुरंत इसे जब्त कर लेते हैं और उसे 3 सजा अंक देते हैं। इल्हा येओंगहून को मुखबिरी करने के लिए पीटने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए ली दोनों को सजा के रूप में गंदा पानी फेंकने का काम सौंपते हैं। रास्ते में येओंगहून पानी का बर्तन गिरा देता है और इल्हा को अपशब्द कहता है, जिस पर इल्हा उसे मुक्का मार देता है। चियोल जो कचरा फेंकने गया था उन्हें देखता है और इससे पहले की स्थिति और बिगड़े उन्हें अलग कर देता है। तभी एक गोला नीचे गिरता है और स्कूल से टकराता है, फिर छात्रों के सामने आकर रुकता है। जब इल्हा येओंगहून को गोले से धक्का देता है तो यह अचानक खुल जाता है और एक विशाल एलियन प्रकट होता है। वह अपनी लंबी टेंटैकल्स से येओंगहून को पकड़कर निकल जाता है। चियोल प्राणी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन ली सही समय पर आकर उसे रोक लेते हैं। इसके बाद दुखी यूनियन छात्रों को घर भेजना चाहती है, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यह खतरनाक नहीं होगा। लेकिन ली मना कर देते हैं और उन्हें इस घटना को गुप्त रखने के लिए कहते हैं ताकि दहशत न फैले। फिर यूनियन इल्हा और चियोल से मिलती है, उन्हें सांत्वना के कुछ शब्द कहती हैं और उनसे भी झूठ बोलने के लिए कहती हैं। वापसी के रास्ते में इल्हा चियोल को धक्का देता है और उसे झूठ बोलने की याद दिलाता है, क्योंकि उसे डर है कि उसे येओंगहून की मौत के लिए दोषी ठहराया जाएगा। अन्य छात्रों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वे इस पर विश्वास कर लेते हैं कि येओंगहून घायल होने के कारण घर भेज दिया गया। इस बीच ली को उस गोले के बारे में फ्लैशबैक आते हैं जिसने बाजुका के हमले के बाद हमला किया था। वह पूरी तरह पागल हो गया था और उनकी टीम के ज्यादातर सदस्यों को मार डाला था, जिससे ली को जीवित बचने का अपराध बोध हो गया था। अगली सुबह यूनियन रेडियो पर सुनती है कि 30 गोले गिर चुके हैं और सरकार नागरिकों से उनसे दूर रहने के लिए कह रही है। छात्र सोचते हैं कि जिनको क्या हुआ, क्योंकि इसे बिना किसी स्पष्टीकरण के नष्ट कर दिया गया है। पिछली रात की घटना के बाद सैनिकों ने प्रशिक्षण को योजना से पहले ही तेज करने का फैसला किया। छात्रों को विभिन्न बाधा कोर्स से गुजारा जाता है, सीपीआर सिखाई जाती है और उन्हें बंदूक पकड़ने की विभिन्न मुद्राएं, उन्हें चलाने, खोलने और साफ करने के तरीके सिखाए जाते हैं। इससे वे नियमित कक्षाओं के लिए बेहद थक जाते हैं। एक रात इल्हा चियोल को मारने की धमकी देता है, क्योंकि उसे डर है कि वह घटना के बारे में सबको बता देगा। चियोल हमले को रोकता है और तुरंत भाग जाता है और समय पर छिपने में सफल हो जाता है। अचानक एक एलियन उसके सामने आ जाता है, लेकिन तभी चियोल जाग जाता है, यह सिर्फ एक बुरा सपना था। वह अपने दिमाग को शांत करने के लिए टहलने जाता है और नारा को येओंगहून के नाम पर जल्दी ठीक हो जाओ संदेश लिखते हुए देखता है, जिससे वह मानसिक रूप से टूट जाता है। अगले दिन ली कक्षा को 1 मिनट में बंदूक को खोलने और फिर से जोड़ने की चुनौती देते हैं। अगर वे समय पर ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें दंड मिलता है। छात्र घबराए हुए होते हैं, लेकिन वे वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सिवाय एसोल के, जो इस चुनौती में असफल हो जाती है। ये उसे बार बार शुरू करने के लिए मजबूर करते हैं और बाकी सभी छात्र निराश होने लगते हैं, क्योंकि जब तक वह इसे पूरा नहीं कर लेती वे कक्षा से बाहर नहीं जा सकते। घंटे बीत जाते हैं और सभी एसोल से नफरत करने लगते हैं। तभी ली इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें टीम वर्क के बारे में याद दिलाते हैं।
युद्ध के दौरान व्यक्तित्वता के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए साथी का मजाक उड़ाना या आलोचना करना केवल उन्हें मौत के करीब ले जाएगा। अगले दिन सुबह छात्र शूटिंग रेंज जाने के लिए तैयार होते हैं, जहां वे अंततः असली गोलियों से निशाना साधने का अभ्यास करेंगे। जब वे शहर से गुजरते हैं तो खाली सड़कों और इमारतों को देखकर चौंक जाते हैं। पास में जमीन में एक गड्ढा होता है जिसमें एक गोला छिपा होता है। शूटिंग रेंज पर पहले से ही एक अन्य स्कूल अभ्यास कर रहा होता है और असली बंदूकों की तेज आवाज से हर कोई घबरा जाता है। समूह कुछ देर तक अभ्यास करता है, लेकिन वे लगातार शोर की शिकायत करते रहते हैं। जब वे समाप्त करते हैं तो ली उनकी खराब निशानेबाजी की आलोचना करते हैं और नारा को बधाई देते हैं, क्योंकि वही एकमात्र छात्रा होती है जो लक्ष्य के केंद्र पर निशाना साध पाती है। बाकी सभी को दोबारा अभ्यास करना पड़ता है और वे तब तक शिकायत करते हैं जब तक ली उन्हें अधिक अंक देने का वादा नहीं करते। स्कूल लौटते समय ली समूह को ब्रेक लेने के लिए कहते हैं। उन्होंने इलाके में गोली के निशान देखे हैं और वे इसकी जांच करना चाहते हैं, लेकिन वे केवल अन्य सैनिकों को इसके बारे में बताते हैं। आदेशों की अवहेलना करते हुए हीराक और टाइमैन स्नैक्स लेने के लिए एक दुकान में चले जाते हैं। जब यूनियन को एहसास होता है कि वे गायब हैं, तो वह सैनिकों को बताती हैं और वे उनकी तलाश में निकलते हैं। तभी यंगसू शिक्षिका को बताता है कि उसने अपने दोस्तों को खाना देने की बात करते सुना था। दो सैनिक जमीन में बने गड्ढे को खोजते हैं, लेकिन यह खाली होता है। इस बीच यूनियन और यूजन लापता लड़कों की तलाश में निकलते हैं। यूजन जमीन पर पड़ी एक बंदूक देखती है और जब वह उसे उठाती है तो अचानक एक कटी हुई हाथ से जुड़ी हुई बंदूक देखकर चिल्ला उठती है। सभी छात्र उसकी चीख सुनकर दौड़ते हैं और हाथ देखकर डर जाते हैं। यूनियन उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है और पास में खून और जूते देखकर करीब जाकर देखने लगती है। चियोल उसे रोकने की कोशिश करता है और इतना डर जाता है कि याद दिलाता है कि योंगहून भी एक गोले की वजह से मारा गया था, जिससे सभी चौंक जाते हैं। लेकिन शिक्षिका फिर भी आगे बढ़ती है और तबाही का दृश्य देखकर डर जाती है। एक अन्य स्कूल के छात्रों के क्षत शव छोटे छोटे एलियनों द्वारा खाए जा रहे होते हैं। जैसे ही वह बच्चों को भागने के लिए चिल्लाती है, एलियन उन पर हमला करने लगते हैं। यूनियन घबराकर गोलियां चलाती है और दो राक्षसों को मारने में कामयाब होती है, लेकिन बाकी पर निशाना चूक जाती है और अंततः उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। एलियन उन तक पहुंचते हैं और उनकी आंखों के सामने उन्हें मार डालते हैं। उसी समय सैनिक वापस आते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन एक सैनिक तुरंत सिर से काट दिया जाता है। जैसे ही दूसरा सैनिक एलियनों पर गोलीबारी जारी रखता है, छात्र घबराकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। वे इमारतों में शरण लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां और भी मृत शरीर पाते हैं। चियोल का समूह एक घायल लड़की को पाता है जो मदद के लिए पुकार रही होती है, लेकिन जैसे ही एक एलियन उसके पीछे आता है, वह मर जाती है। जब वह छात्र पर हमला करने वाला होता है, ली उसे गोली मार देते हैं। एक अन्य इमारत में भी एलियन आ रहे होते हैं। दो जीव अपनी टेंटाकल से एक छात्र को पकड़ लेते हैं और बाकी बच्चे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जब तक कि अधिक सैनिक आकर राक्षसों को मार नहीं देते। एसोल एक मॉल में भागकर दरवाजे बंद कर देती है, ठीक उसी समय जब एलियन अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे कांच को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए वह भागना जारी रखती है। एक गली में एक लड़की को एलियन पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, एक सैनिक उसे गोली मार देता है। दुर्भाग्य से दूसरा राक्षस सैनिक पर झपटता है और उसे तुरंत मार डालता है। लड़की एक कार में छिप जाती है और अपने दोस्तों के लिए दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है, इसलिए दोनों लड़कियों को भागना पड़ता है, इससे पहले कि एलियन दोबारा हमला करें। वे एक आपातकालीन केबिन में छिप जाती हैं और अलार्म बजा देती हैं, लेकिन इससे और भी एलियन आ जाते हैं जो कांच को तोड़ने लगते हैं। आखिरकार सैनिक वोनबिन कुछ छात्रों को पाते हैं और उन्हें ली के पास ले जाते हैं, जिन्होंने कुछ और किशोरों को भी बचाया होता है। वे एक सीढ़ी के पास छिप जाते हैं और चुप रहने की कोशिश करते हैं। जब ली देखता है कि प्राणी अलार्म की आवाज का पीछा कर रहे हैं, तो वह भी उसी दिशा में जाता है और ठीक समय पर लड़कियों को बचाने के लिए एलियनों को मार देता है। एक छिपा हुआ एलियन लगभग ली को मार देता है, लेकिन नारा उसे गोली मारकर बचा लेती है। दुकान के अंदर हीराक और टाइमैन को एक एलियन मिलता है और वे इसे मजाक में छूने लगते हैं, जिससे प्राणी उन पर हमला कर देता है। लड़कों के हथियार छिन जाते हैं और उन्हें दुकान के चारों ओर भागना पड़ता है, बार बार अपनी टेंटाकल्स को हटाते हुए। जब अलमारियां गिरने लगती हैं, तो हीराक फ्रीजर का दरवाजा खोलता है और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, फिर एलियन को अंदर धकेल देता है। ठंडे तापमान से वह तुरंत मर जाता है और लड़के भाग निकलते हैं। एक पार्किंग में एक अन्य समूह चुपचाप छिपने की कोशिश कर रहा होता है, जब एक एलियन छत से टपकता है। किशोर उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन सब चुप जाते हैं। जब एलियन कूदता है तो चियोल उसे कचरे के डिब्बे में बंद कर देता है। एक वैन में एक एलियन गोटाएक की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन उसके दोस्त कार का दरवाजा बंद कर उसकी टेंटाकल काट देते हैं। जंगसू कचरे के डिब्बे को दबाकर रखता है ताकि बाकी लोग भाग सकें, लेकिन प्राणी बहुत ताकतवर होता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब वह जंगसू पर हमला करने वाला होता है, तो सोयोन ध्यान केंद्रित कर उसे गोली मार देती है। इसके बाद सभी छात्र फिर से एकत्रित होते हैं, जबकि ली और वोनबिन मृत सैनिकों की गिनती करते हैं और उनकी याद के लिए कुछ चीजें अपने पास रखते हैं। फिर ली समझाते हैं कि जब गोले गिरते हैं तो वे छोटे एलियनों में बदल जाते हैं और छात्रों को इन्हें मारने के लिए ही प्रशिक्षित किया जा रहा है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, तो सभी लोग अपनी अपनी स्थिति में आ जाते हैं, इससे पहले कि ली अपना हेलमेट फेंककर चारा डालता। जब कोई बाहर आता है तो ली एक इंसानी हाथ देखता है और छात्रों से कहता है कि गोली न चलाएं, लेकिन डरी हुई एसोल फिर भी गोली चला देती है। वह हाथ हीरक और टाइमैन का था, जो सौभाग्य से समय पर गोली से बच जाते हैं। जब समूह स्कूल लौटता है तो अन्य छात्र पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। ली को याद आता है कि उसने किशोरों को सैनिक बनाने के खिलाफ विरोध किया था, लेकिन उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे बताया कि उन्हें प्रशिक्षित करना और लड़ने का एक मौका देना बेहतर होगा। छात्र इस अनुभव से बहुत सदमे में होते हैं और घर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगते हैं। ली उन्हें रोकता है और बताता है कि बाहर जाना खतरनाक है और स्कूल सबसे सुरक्षित जगह है। क्योंकि हर कोई संदेह में है, ली उनसे पूछता है कि जब गोलाकार यान स्फीयर उनके घरों पर हमला करेगा और वे खुद को बचाने में असमर्थ होंगे, तब क्या होगा। ली के जाने के बाद छात्रों में बहस छिड़ जाती है, क्योंकि कुछ छात्र जाना चाहते हैं जबकि अन्य इसे बहुत खतरनाक मानते हैं। वे मतदान करते हैं और घर जाने का निर्णय बहुमत से जीत जाता है। यह देखता है कि यंगसू रहना चाहता है, तो वह उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे यूजन उसे यंगहून के बारे में झूठ बोलने के लिए ताना मारती है। जब इल्हा यंगहून का अपमान करने लगता है तो यूजन उसे थप्पड़ मारती है और अन्य लड़के उसे और बुरा करने से रोकते हैं।
फिर बोरा कहती है कि एसोल सबके लिए खतरा है और उसे बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन नारा उसकी रक्षा करती है। बातचीत का रुख तब बदल जाता है जब छात्रों को एहसास होता है कि वयस्क उनके कॉलेज के भविष्य का उपयोग उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं। वे फिर से मतदान करते हैं और फिर से सभी जाने का निर्णय लेते हैं सिवाय यंगसू के। इससे इल्हा आपाक हो बैठता है और उस पर हमला कर देता है। जब अन्य लड़के उसे पीछे धकेलते हैं तो सूनी घुटनों पर बैठकर यंगसू से सहमत होने की भीख मांगती है। बाद में यूजन और यंगशिन ली को बताते हैं कि पूरी कक्षा ने स्कूल छोड़ने के लिए मतदान किया है। हालांकि ये उन्हें सूचित करता है कि उनके पास घर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता और बाकी शहर को पहले ही निकाला जा चुका है। किशोर मांग करते हैं कि उन्हें भी शरण स्थलों में ले जाया जाए, लेकिन ली कहता है कि वे अब सैनिक हैं और सैनिक अपने आदेश का पालन करते हैं, न कि अपनी मर्जी से जाते हैं। उस रात ली ट्रेनिंग के दौरान और सख्त हो जाता है और छात्र इसे सहन नहीं कर पाते, लेकिन ली उन्हें जारी रखने के लिए मजबूर करता है। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वोनबिन कुछ स्नैक्स बांटता है और उन्हें याद दिलाता है कि ली केवल चाहता है कि वे जीवित रहें। इस बीच ली स्कूल में गिरे गोलाकार यान की जांच करने जाता है और उसे याद आता है कि सेना ने एलियंस को नष्ट करने के लिए हथियार विकसित करने की कितनी कोशिश की थी। कई असफल परीक्षणों के बाद उन्हें पता चला कि केवल डिप्लीटेड यूरेनियम कम विकिरण वाला यूरेनियम वाली गोलियां ही काम करती हैं। दुर्भाग्य से उनके पास पर्याप्त गोला बारूद या सैनिक नहीं थे, इसलिए उन्हें छात्रों की जरूरत पड़ी। रात के खाने के बाद छात्र गुप्त रूप से भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने माता पिता का स्थान जानना होता है। वे 4 लड़कों को चुनते हैं जो चोरी छिपे स्कूल के बाथरूम में घुसते हैं और एक खिड़की की सलाखें हटा देते हैं। उनमें से एक पुल की तरह खड़ा होता है और छात्र खिड़की के रास्ते पड़ोसी इमारत तक पहुंच जाते हैं। वे धीरे धीरे स्कूल के मैदान में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक लड़का गलती से शोर कर देता है, जिससे 2 सैनिक सतर्क हो जाते हैं। अब उस लड़के को सैनिकों को भटकाने के लिए दौड़ना पड़ता है, लेकिन जल्द ही सैनिक पूरे समूह का पीछा करने लगते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर ली पूरी कक्षा को सजा के रूप में कठिन व्यायाम करने के लिए मजबूर करता है और समझाता है कि भागने की कोशिश को देशद्रोह माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें गोली मार दी जाएगी। उस रात छात्र चर्चा करते हैं कि क्या ली सच में उन पर गोली चलाएगा या केवल उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए यंगशिन एक योजना बनाता है। अगली सुबह समूह अन्य कक्षाओं को एलियंस और यंगहून व यूनियन की मौत के बारे में बताता है। अब स्कूल में हर छात्र बाहर निकलना चाहता है, इसलिए वे सभी प्रवेश द्वार की ओर भागते हैं और सैनिकों को उन्हें रोकने के लिए एक बैरिकेड बनाना पड़ता है। हालांकि चेतावनी शॉट भी उन्हें शांत नहीं करता। अचानक एक गोलाकार यान उनके पीछे जमीन से टकराता है। जैसे ही छोटे एलियंस बाहर आते हैं, सैनिक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन राक्षसों की संख्या बहुत अधिक होती है और जल्द ही कई सैनिक मारे जाते हैं। छात्र घबराकर भागते हैं, लेकिन वे पर्याप्त तेज नहीं होते, जिससे उनमें से कुछ की मौत हो जाती है। दूसरा गोलाकार यान गिरता है और भी अधिक एलियंस छोड़ता है, जिससे भागना और कठिन हो जाता है। सैनिकों की एक टीम स्कूल की छत पर पहुंचती है और ऊपर से बैकअप फायरिंग करती है, लेकिन तभी एक और गोलाकार यान उन पर गिर जाता है। छात्र और सैनिक हर जगह मारे जा रहे हैं, लेकिन ली हार नहीं मानता। वह किशोरों को बचाता है और उन्हें खुद को संभालने के लिए कहता है। एक सैनिक कार में घुस जाता है और अपने दोस्त के लिए दरवाजा खोलने से मना कर देता है और भाग जाता है। हालांकि एक एलियन खिड़की पर कूद जाता है, जिससे चालक ठीक से देख नहीं पाता और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एलियंस तुरंत अंदर घुसकर उसे मार डालते हैं। लोगों की मौत जारी रहती है। इल्हा सदमे में जम जाता है और चियोल को उसे घसीटना पड़ता है। कुछ छात्र एक तंबू में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियंस के टेंटेकल्स कपड़े को फाड़कर अंदर घुस जाते हैं। वोनबिन उन एलियंस को गोली मारकर गिरा देता है और अधिकांश समूह को बचा लेता है, लेकिन गोटेक को पकड़ा जाता है और वोनबिन उसे बचाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। चूंकि एलियंस उसे धीरे धीरे खा रहे होते हैं, वोनबिन उसे दया के साथ गोली मारकर मुक्ति देता है। इस बीच यंगशिन को भी एक एलियन पकड़ लेता है, जिससे एसोल एक डिब्बे से उसे मारने की कोशिश करने लगती है। नारा को एक बंदूक मिलती है और वह लड़ाई में शामिल होकर निडरता से एलियंस को मारती है। अंततः बचे हुए छात्र स्कूल के अंदर भागने में सफल हो जाते हैं, इससे पहले कि एक और गोलाकार यान गिरकर प्रवेश द्वार को बंद कर देता है। छात्र तुरंत दरवाजे को फर्नीचर और वस्तुओं से जाम कर देते हैं, फिर छिपने के लिए कक्षाओं की ओर दौड़ते हैं। सैनिक उन्हें उनके डॉर्म भेजते हैं, जहां वे हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करते हैं। फिर समूह स्कूल के पीछे की ओर जाता है और देखता है कि गोलाकार यान अभी भी गिर रहे हैं। हर जगह लाशें बिखरी होती हैं और एलियंस उन पर भोजन कर रहे होते हैं। ली छात्रों को 2 टीमों में बांटता है और उन्हें 2 अलग अलग ट्रकों की ओर भागने के लिए कहता है, जबकि सैनिक नारा और जंगसू कवर प्रदान करते हैं। जैसे ही चारों निशानेबाज अधिक एलियंस को गिराते हैं, सभी भागने लगते हैं और जल्द ही ट्रकों तक पहुंच जाते हैं। उसी समय एक हेलीकॉप्टर आकाश से गिरता है, जिसे देखकर सूनी को घबराहट हो जाती है और वह वाहन में बैठने से इनकार कर देती है। पीछे से 2 एलियंस आ रहे होते हैं और एसोल उन्हें गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बंदूक काम नहीं करती। सौभाग्य से उसके दोस्त उन्हें मार देते हैं। सूनी को जबरदस्ती ट्रक में धकेल दिया जाता है, जबकि एक अन्य लड़की फिसलकर गिर जाती है और उसका टखना मुड़ जाता है। कई हेलीकॉप्टर आ रहे होते हैं, लेकिन उन पर भी एलियंस हमला कर देते हैं। ट्रक आगे बढ़ते हैं और वोनबिन पीछे छूट जाता है। घायल लड़की भी अंदर नहीं जा पाती और ली उसे देख नहीं पाता, जिससे एलियंस उस पर हमला कर उसे मार डालते हैं। जब ली को अंततः इस बारे में पता चलता है, तो वह ट्रक रोक देता है, लेकिन वोनबिन उसे याद दिलाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रक भागने के लिए चलते रहते हैं, जबकि शहर में गोले गिरते रहते हैं और भारी तबाही मचाते हैं। कुछ घंटों बाद ट्रक पहाड़ों के आसपास यात्रा कर रहे होते हैं। अचानक एक वाहन अपनी तरफ पलट जाता है, जिससे पता चलता है कि एक एलियन उनका पीछा कर रहा था। ड्राइवरों को मारने के बाद वह वाहन के अंदर घुस जाता है और किशोरों पर हमला करने लगता है, लेकिन वे तुरंत गोलीबारी कर उसे मार देते हैं। कोई छात्र नहीं मरता, लेकिन सोयोन गंभीर रूप से घायल हो जाती है। सोयोन की पट्टी करते समय वे अपनी बंदूकें जांचते हैं और पाते हैं कि उनके पास गोला बारूद नहीं बचा है। वे यह भी देखते हैं कि इस क्षेत्र में अधिक गोले नहीं गिरे हैं, जिसका मतलब है कि एलियंस ने केवल घनी आबादी वाले स्थानों को निशाना बनाया। यंगशिन को एक नक्शा मिलता है और वह पता लगाता है कि आश्रय 20 किलोमीटर दूर है। हालांकि छात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतनी दूरी तय करना कठिन होगा, क्योंकि सोयोन घायल है और गर्मी बहुत तेज है। इसलिए वे मदद का इंतजार करने का निर्णय लेते हैं। कुछ किशोर आसपास देखते हैं और एक इमारत पाते हैं, इसलिए वे वहां छिपने का निर्णय लेते हैं।
जाने से पहले यंगशिन ट्रक पर एक तीर खींचकर इमारत की दिशा दिखाता है। इमारत में फोन काम नहीं कर रहा होता, लेकिन कम से कम वहां पानी बह रहा होता है। वहां तरल नाइट्रोजन के टैंक और एक ट्रक भी होते हैं, लेकिन किसी को वाहन चलाना नहीं आता। जून ही एक रेमेन का पैकेट ढूंढती है और उसे अपने लिए छुपा लेती है, क्योंकि किसी को और भोजन नहीं मिल रहा होता। दूसरा ट्रक आश्रय स्थल पर पहुंचता है और ली यह देखकर चौंक जाता है कि पहला वाहन अब तक नहीं पहुंचा। वहां सैकड़ों शवों को हटाया जा रहा होता है, जिससे छात्र चिंतित हो जाते हैं कि कहीं उनके दोस्त भी उन्हीं में शामिल न हो जाएं। ली अपने वरिष्ठ अधिकारी से खोए हुए छात्रों को बचाने की अनुमति मांगता है, लेकिन उसका अनुरोध ठुकरा दिया जाता है। फिर वोनबिन एक सैनिक का ध्यान भटकाकर उसकी ट्रक की चाबियां चुरा लेता है और ली जाने के लिए तैयार हो जाता है। छात्र इसे सुन लेते हैं और उसके साथ जाने का फैसला करते हैं, केवल यंगसू को छोड़कर। जब ली कोई आवाज सुनता है तो वह ट्रक रोकता है और छात्रों को पीछे बैठे हुए देखता है। वह उन्हें वहीं रहने के लिए कहता है, लेकिन वे उसे उन्हें साथ ले जाने के लिए मना लेते हैं। पुरानी इमारत में जून ही अकेले रामेन खाने के लिए बाहर जाती है। तभी वह एक एलियन देखती है और वापस अपने दोस्तों के पास भाग जाती है। एलियन उसका पीछा करता है, इसलिए पूरा समूह खुद को अंदर छिपाकर दरवाजा बंद कर देता है। जब प्राणी वेंटिलेटर के रास्ते अंदर आने की कोशिश करता है तो किशोर एक दूसरे कमरे में भागते हैं और दरवाजा फिर से बंद कर देते हैं। अधिकांश खिड़कियों पर लोहे की छड़ें होती हैं, लेकिन एक टूटी होती है, इसलिए वे उसे बंद करने के लिए फर्नीचर खींच लाते हैं। एलियन खिड़की से लेकर मुख्य दरवाजे तक घूमता रहता है, उनके बाहर आने का इंतजार करता है। रात होते होते सोयोन की हालत और बिगड़ जाती है। उसका बुखार लौट आता है और उसका घाव सड़ने लगता है। उनके पास ट्रक का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए चियोल स्वयं बाहर जाकर एक सुरक्षित रास्ता तलाशने के लिए तैयार हो जाता है। वह चुपचाप घूमते हुए एलियन पर नजर रखता है और एक खिड़की खोजता है जिससे वे पीछे से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसे खोलने के लिए उपकरण की आवश्यकता होगी। वह गैराज में जाता है और एक औजार खोज लेता है, लेकिन थोड़ी सी आवाज भी एलियन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होती है। चियोल उसे शीशे में देखता है और उसके हमले से बच जाता है। फिर वह ध्यान भटकाने के लिए उस पर एक बाल्टी फेंकता है और भागकर गैराज के दरवाजे से उस पर वार करता है। प्राणी फिर भी चियोल का पीछा करता है, इसलिए बाकी लोग जल्दी से दरवाजा खोलते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं, फिर उसे लॉक कर देते हैं। यंगशिन फिर टीवी चालू कर देता है, जिससे आवाज एलियन को भ्रमित कर देती है कि वे अभी भी वहीं हैं, जबकि वे चुपचाप खिड़की से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। जैसे ही समूह बाहर निकलता है, टीवी अचानक खराब हो जाता है और एलियन उनकी गतिविधियों को सुन लेता है। वह हमले की तैयारी करता है। कुछ लड़के उसे वेंटिलेटर में वापस धकेलने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी सोयोन को लेकर गैराज की ओर भागते हैं और अब उन्हें ट्रक की चाबियां ढूंढनी होती हैं। एलियन अंतः लड़कों को गिरा देता है, लेकिन वे खुद को एक संकेत बोर्ड से बचाते हैं। बहुत प्रयास के बाद वे अंतः प्राणी को दूर धकेलते हैं और बाकी लोगों से जुड़ने के लिए भागते हैं ताकि वे दरवाजा बंद कर सकें। जब वे चाबी पाते हैं तो यह तय करने पर झगड़ा हो जाता है कि वाहन कौन चलाएगा और चाबी उनकी पहुंच से बाहर गिर जाती है। एलियन अब छत में बने छेद से अंदर घुसने लगा होता है, इसलिए यंगशिन कहता है कि किसी को बलिदान देना होगा, नहीं तो वे नहीं बच पाएंगे। यह सोचता है कि यह सोयोन होना चाहिए, लेकिन बाकी लोग मानते हैं कि इसे निष्पक्ष रखना चाहिए, इसलिए वे लकड़ी की छड़ियों से निर्णय लेते हैं। किराक हार जाता है, लेकिन जंगसू उसकी जगह लेने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह अपने माता पिता के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और यह बता रहा है कि उसके पिता एक सैनिक थे जिन्होंने उसे बलिदान और एक समूह को बचाने के लिए खलनायक बनने के बारे में बहुत सारी सलाह दी थी। इस बीच ली और अन्य छात्र शहर पार करते हैं और चारों ओर विनाश और मौत देखते हैं। अंतः वे गिरे हुए ट्रक को ढूंढ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़े, वे पास में कुछ एलियंस को देखते हैं। वे तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में सभी को मार गिराते हैं। गैरेज में समूह चाबियां निकालता है, जबकि जंगसू बाहर आता है और पेंट की बाल्टी से शोर मचाने लगता है। एलियन छत पर प्रकट होता है और उसे चारों ओर दौड़ाने लगता है। ट्रक जल्द ही चल पड़ता है, जंगसू को एलियन के साथ पीछे छोड़ते हुए। कुछ मील बाद समूह आखिरकार वाहन रोकता है और महसूस करता है कि हिराक गायब है। इमारत के पास पीछा जारी रहता है और प्राणी जंगसू को कोने में फंसा देता है। जब यह हमला करने के लिए कूदता है, हिराक उसे टैंकों से नाइट्रोजन से मार गिराता है। फिर दोनों जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ली उन पर कूद पड़ता है क्योंकि और एलियन आ रहे हैं। ली और नारा उन पर गोली चलाते हैं और अंततः सभी को बचा लेते हैं। सुबह होते ही ली और सभी छात्र बेस पर लौट आते हैं। किशोर यंगसू को न आने के लिए गाली देने वाले होते हैं, लेकिन वोनबिन उसका बचाव करता है। ली को उसके वरिष्ठ द्वारा डांटा जाता है, जो अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन कहता है कि वह उसे केवल तभी दंडित करेगा अगर यह फिर से हुआ। अगले कुछ हफ्तों तक किशोरों को सैन्य जीवन के अभ्यस्त होना पड़ता है। सोयोन की चोट ठीक हो जाती है और उसे भी बाकी लोगों के साथ कामों में शामिल होना पड़ता है। वे अपनी स्कूल की वर्दी छोड़कर सेना की वर्दी पहनते हैं और आश्रय की खेती में मदद करनी होती है। हालांकि वे अभी भी किशोर हैं, इसलिए वे कई मूर्खतापूर्ण बातों पर झगड़ते रहते हैं। सभी को नियंत्रण में रखना यूजुम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। एसेओल अभी भी सबसे बुनियादी कार्यों में असफल होती रहती है और बोरा उसे छोड़ देने के लिए कहती है, इसलिए नारा को फिर से उसका बचाव करना पड़ता है। सेना ने केवल 20% गोलों स्पेयर को नष्ट किया है और 50% सैनिकों को खो दिया है। अधिकतर गोल आबादी वाले क्षेत्रों के पास केंद्रित हैं, क्योंकि एलियन इंसानों से अपनी ऊर्जा लेते हैं। हाल ही में यह खोजा गया है कि एलियन ठंड के प्रति कमजोर हैं, इसलिए अब संयुक्त राष्ट्र क्रायोजेनिक हथियार विकसित कर रहा है। हालांकि कमांडर बताते हैं कि गोल अभी भी हमला कर रहे हैं और वे नए हथियारों के तैयार होने का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें छात्रों का उपयोग जवाबी हमला करने के लिए करना चाहिए। ये छात्रों को सूचित करता है कि वे सुबह एक विशेष मिशन के लिए निकलेंगे, जहां उन्हें पड़ोसी क्षेत्र में गोलों को मारना होगा। इनाम के रूप में मिशन समाप्त होते ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी, नहीं तो वे नहीं बच पाएंगे। यह सोचता है कि यह सोयोन होना चाहिए, लेकिन बाकी लोग मानते हैं कि इसे निष्पक्ष रखना चाहिए, इसलिए वे लकड़ी की छड़ियों से निर्णय लेते हैं। किराक हार जाता है, लेकिन जंगसू उसकी जगह लेने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह अपने माता पिता के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और यह बता रहा है कि उसके पिता एक सैनिक थे जिन्होंने उसे बलिदान और एक समूह को बचाने के लिए खलनायक बनने के बारे में बहुत सारी सलाह दी थी। इस बीच ली और अन्य छात्र शहर पार करते हैं और चारों ओर विनाश और मौत देखते हैं। अंतः वे गिरे हुए ट्रक को ढूंढ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़े, वे पास में कुछ एलियंस को देखते हैं।
वे तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में सभी को मार गिराते हैं। गैरेज में समूह चाबियां निकालता है, जबकि जंगसू बाहर आता है और पेंट की बाल्टी से शोर मचाने लगता है। एलियन छत पर प्रकट होता है और उसे चारों ओर दौड़ाने लगता है। ट्रक जल्द ही चल पड़ता है, जंगसू को एलियन के साथ पीछे छोड़ते हुए। कुछ मील बाद समूह आखिरकार वाहन रोकता है और महसूस करता है कि हीराक गायब है। इमारत के पास पीछा जारी रहता है और प्राणी जंगसू को कोने में फंसा देता है। जब यह हमला करने के लिए कूदता है, हीराक उसे टैंकों से नाइट्रोजन से मार गिराता है। फिर दोनों जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ली उन पर कूद पड़ता है क्योंकि और एलियन आ रहे हैं। ली और नारा उन पर गोली चलाते हैं और अंततः सभी को बचा लेते हैं। सुबह होते ही ली और सभी छात्र बेस पर लौट आते हैं। किशोर यंगसू को न आने के लिए गाली देने वाले होते हैं, लेकिन बोनबिन उसका बचाव करता है। ली को उसके वरिष्ठ द्वारा डांटा जाता है, जो अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन कहता है कि वह उसे केवल तभी दंडित करेगा अगर यह फिर से हुआ। अगले कुछ हफ्तों तक किशोरों को सैन्य जीवन के अभ्यस्त होना पड़ता है। सोयोन की चोट ठीक हो जाती है और उसे भी बाकी लोगों के साथ कामों में शामिल होना पड़ता है। वे अपनी स्कूल की वर्दी छोड़कर सेना की वर्दी पहनते हैं और आश्रय की खेती में मदद करनी होती है। हालांकि वे अभी भी किशोर हैं, इसलिए वे कई मूर्खतापूर्ण बातों पर झगड़ते रहते हैं। सभी को नियंत्रण में रखना यूजुम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। एसेओल अभी भी सबसे बुनियादी कार्यों में असफल होती रहती है और बोरा उसे छोड़ देने के लिए कहती है, इसलिए नारा को फिर से उसका बचाव करना पड़ता है। सेना ने केवल 20% गोलों स्पेयर को नष्ट किया है और 50% सैनिकों को खो दिया है। अधिकतर गोल आबादी वाले क्षेत्रों के पास केंद्रित हैं, क्योंकि एलियन इंसानों से अपनी ऊर्जा लेते हैं। हाल ही में यह खोजा गया है कि एलियन ठंड के प्रति कमजोर हैं, इसलिए अब संयुक्त राष्ट्र क्रायोजेनिक हथियार विकसित कर रहा है। हालांकि कमांडर बताते हैं कि गोल अभी भी हमला कर रहे हैं और वे नए हथियारों के तैयार होने का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें छात्रों का उपयोग जवाबी हमला करने के लिए करना चाहिए। ये छात्रों को सूचित करता है कि वे सुबह एक विशेष मिशन के लिए निकलेंगे, जहां उन्हें पड़ोसी क्षेत्र में गोलों को मारना होगा। इनाम के रूप में मिशन समाप्त होते ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी। शाम को बोनबिन सुझाव देता है कि छात्रों को अपनी अंतिम इच्छा लिखने के लिए कहा जाए, लेकिन ली ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। यूजुम इसे सुन लेती है और खुद कागज वितरित करने का फैसला करती है, यह कहते हुए कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है। फिर भी सभी घबरा जाते हैं और उस पर चिल्लाते हैं, जिससे जंगसू को उसका बचाव करना पड़ता है। लड़कों के बीच लड़ाई लगभग शुरू हो जाती है और परेशान यूजुम तंबू से बाहर निकल जाती है। जंगसू उसका पीछा करता है और उसके किए गए हर प्रयास की सराहना करता है। उस रात कोई नहीं सो पाता, इसलिए वे अपनी वसीयत लिखना शुरू कर देते हैं। जब ली और बोनबिन को यूजुम की हरकतों के बारे में पता चलता है, तो वे छात्रों के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन करने का फैसला करते हैं, ताकि वे थोड़ी देर के लिए मिशन को भूल सकें और आराम कर सकें। अगली सुबह प्रत्येक छात्र को मिशन के लिए एक भूमिका सौंपी जाती है। उन्हें 2 एलियन डिटेक्टर भी दिए जाते हैं, हालांकि उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अभी भी पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं हैं। जल्द ही वे निकटतम शहर पहुंचते हैं, जहां और भी अधिक विनाश और लाशें पड़ी होती हैं। उसी समय गोल डिटेक्टर 300 मीटर दक्षिण पश्चिम में कुछ संकेत पकड़ते हैं, इसलिए उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है। ली एक खिलौना कार ढूंढता है और इसे चारा के रूप में भेजता है, जिससे दर्जनों एलियन इमारतों से बाहर आ जाते हैं। टीम तुरंत गोलीबारी शुरू कर देती है और हर कोने में प्राणियों को मार गिराती है। पिछले महीने के प्रशिक्षण के कारण वे अब इसमें अधिक कुशल हैं। एलियन बहुत ज्यादा हैं और कुछ छात्र घबराने लगते हैं, इसलिए बाकी उन्हें कवर देने का प्रयास करते हैं। आखिरकार एलियन महसूस करते हैं कि वे टीम को नहीं हरा सकते, इसलिए वे फिर से इमारतों के अंदर छिपने लगते हैं। अचानक एक एलियन पीछे से कूदता है और बहुत करीब आ जाता है, लेकिन टीम उसे कार के अंदर आते ही मार गिराती है। डिटेक्टर और कोई संकेत नहीं पकड़ते, इसलिए ली घोषणा करता है कि वे प्रत्येक घर की तलाशी लेंगे और हर एलियन को खत्म करेंगे। समूह इमारतों की तलाशी लेने के लिए विभाजित हो जाता है, एलियनों को खोजता है और उन पर गोलीबारी करता है। अब चूंकि प्राणी उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मारना कठिन हो गया है। डिटेक्टर पास में कुछ प्राणियों का पता लगाते हैं, इसलिए किशोर ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि वे एक एंटीना गिरा रहे हैं। वे समय पर इससे बच जाते हैं। सबसे अच्छे निशानेबाज छत पर रहते हैं और स्नाइपर्स के रूप में कवर प्रदान करते हैं। टीम पूरे शहर में एलियनों का पीछा करना शुरू कर देती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक भी नहीं बचे। इमारतों में से एक में बोनबिन को एक आवाज सुनाई देती है और वह गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे केवल एक जीवित व्यक्ति युनसेओक मिलती है। वे उसे बाहर लाते हैं और जब वह अपने दोस्तों के शव देखती है तो वह टूट जाती है और बेहोश हो जाती है। ली को भी 2 और बचे हुए लोग मिलते हैं और सभी को सफलतापूर्वक बचा लिया जाता है। जब सभी एलियन मारे जाते हैं तो टीम निकटतम शरण स्थल पर जाती है, लेकिन वहां पाती है कि एलियनों ने पहले ही उस पर हमला कर दिया है। अब प्राणी जा चुके हैं, लेकिन वहां एक भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा। ली को एहसास होता है कि एलियन उम्मीद से ज्यादा चालाक हैं और वे शरण स्थलों को व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहे हैं। वह फैसला करता है कि उन्हें अगली बार एक बेहतर योजना बनानी होगी ताकि वे अधिक लोगों को बचा सकें। एलियन अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और छात्रों को सुरक्षित स्थान पर भागने की जरूरत है। बम अभी तैयार नहीं है, इसलिए ली उन्हें पूरा करने के लिए स्वयं सेवा करता है और बाकी सभी को उसके बिना जाने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही समूह एक अन्य इमारत में छिपने के लिए प्रवेश करता है, एलियन विश्वविद्यालय पर हमला कर देते हैं। ली बम खत्म करता है और एक निकास खोजते हुए अधिक से अधिक प्राणियों को मारने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि जब वे अपनी टेंटिकल से उसका पैर पकड़ लेते हैं, वह तब भी लड़ता रहता है। दुर्भाग्य से वे बहुत अधिक हैं और वह उन सभी को मार नहीं सकता, इसलिए वह बालकनी से कूदकर भागने की कोशिश करता है और अपना पैर घायल कर लेता है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वह एक कमरे में छिप जाता है और टीम को रेडियो पर अलविदा कहता है। समूह उसे बचाना चाहता है, लेकिन ली उन्हें उनके मिशन की याद दिलाता है। बहुत सारे आंसुओं और हिचकिचाहट के बाद यूजुम डेटोनेटर का उपयोग करती है।